हेलो बच्चों, अफरोज एकेडमिक सेंटर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वो ये है, भारत के उच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कीजिए होगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अंग्रेजी में इस प्रश्न को लिखेंगे, डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की धारा 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। साथ ही साथ धारा 231 में यह कहा गया कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यहाँ हम देखेंगे भारतीय संविधान की धारा 214 में, है ना, ये जो धाराएं हैं ये हमें याद रखना है। 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और 231 में क्या कहा गया है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य भी होंगे तो एक ही उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के लिए हो सकता है, ये कहा गया। यहाँ पर ये जान लेना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है वह संघात्मक है। संघात्मक न्यायपालिका से क्या अर्थ है, यहाँ ये भी समझ लीजिए आप कि केंद्र सरकार में एक कोर्ट होगा जो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, सर्वोच्च न्यायालय, और प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग कोर्ट होते हैं जो हाई कोर्ट कहलाता है ना। तो 214 में अभी मैंने कहा कि 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय मतलब एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, ये व्यवस्था हमारे संविधान में है। उसके बाद हम देखेंगे उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। उच्च न्यायालय का गठन, है ना, कंपोजिशन मतलब क्या क्या मिलकर उच्च न्यायालय गठित होता है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश, ठीक है ना, चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस एवं अन्य न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा घटाई बढ़ाई जा सकती है। मतलब कि उच्च न्यायालय के गठन में याद रखेंगे कि पहला तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, और अन्य कई न्यायाधीश हो सकते हैं। यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं बताई गई है। कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह अन्य न्यायाधीशों को आवश्यकता अनुसार घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन कैसे करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की परामर्श से करता है। मतलब कि जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता तो है राष्ट्रपति, लेकिन वह किसके परामर्श से करता है, वह उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका और जो राज्यपाल है उसके परामर्श से, मतलब उनके एडवाइस से करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या जो है राष्ट्रपति समय के अनुसार घटा या बढ़ा सकती है, और जो उसके न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल के सलाह से करता है। तो ये हमने जो है कंपोजिशन लिख दिया, गठन लिख दिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके कार्य पर। जो हमारा प्रश्न है यहाँ से शुरू होता है, देखिएगा। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य, मतलब उच्च न्यायालय क्या क्या काम करते हैं। तो पहला काम को हम इस तरह से लिखेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, है ना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब प्रथम काम हमारे हाई कोर्ट का क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर पॉइंट वाइज इस तरह से पॉइंटिंग भी कर सकते हैं। नंबर 1 रोमन में लिख सकते हैं, संविधान से संबंधित विवाद, भारतीय संविधान की धारा से संबंधित विवाद। अच्छा, जितने भी विवाद भारतीय संविधान से संबंधित होंगे, ठीक है ना, वह हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति। हमको सर्वोच्च न्यायालय में अगर अपील करना है, सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे के लिए अपील करना है, तो हमें कहाँ से अनुमति लेना होगा, हाई कोर्ट से। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम अपील करने जाते हैं तो हमें इसका अनुमति कहाँ से लेना पड़ता है,
हाई कोर्ट से लेना पड़ता है। तो ये एक काम है इनका। उसके बाद तीसरा देखिएगा, संविधान की व्यवस्था के खिलाफ राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को उच्च न्यायालय अवैध ठहरा सकता है। अब देखिए कि अगर राज्य के विधानमंडल ने, मतलब राज्य में जहाँ कानून बनाए जाते हैं वहाँ अगर संविधान की व्यवस्था के खिलाफ कोई कानून बना है, कोई ऐसा कानून बना है जो संविधान के विरुद्ध हो, और किसने बनाया हो, राज्य के विधानमंडल ने बनाया हो, तो उच्च न्यायालय उसे क्या घोषित कर सकता है, अवैध, मतलब नाजायज, गलत घोषित कर सकता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा प्रथम कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट 3 काम करते हैं। पहला हो गया, भारतीय संविधान की धाराओं से में कोई विवाद हो, भारतीय संविधान की धारा से संबंधित कोई विवाद हो तो हाई कोर्ट में इसके लिए हम लोग अपील करते हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहें तो हमें अनुमति कहाँ से लेना होता है, हाई कोर्ट से। कहाँ से लेना होता है, हाई कोर्ट से। उसके बाद तीसरा क्या है, संविधान की व्यवस्था के खिलाफ अगर राज्य के विधानमंडल में कोई कानून पारित हुआ है तो उस कानून को ये अवैध घोषित कर सकता है, ये हाई कोर्ट का अधिकार है। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो है दूसरा प्रमुख कार्य यहाँ पर देखेंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। अगर हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विवाद हो, मौलिक अधिकार हमें 6 प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार हैं, ये हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, बताया जाएगा आपको। अभी इस वीडियो में बताने से जो है बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विवाद हाई कोर्ट में होता है। देखिए, धारा 226 द्वारा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए शक्ति प्रदान की गई है। और ये शक्ति क्या है, ठीक है, अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है तो धारा 226 के अनुसार हाई कोर्ट कई तरह के कार्य कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध लेख, उत्प्रेषण, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा, ये सारे लेख जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है हाई कोर्ट। क्या क्या कर सकता है, फिर से देख ले एक बार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब ये सब क्या है, ये भी अलग अलग वीडियो में मैं सब बताऊंगी आप लोगों को कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिबंध लेख क्या है। ये भी, इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगी जहां आप लोगों को इसे बहुत सरल भाषा में मैं समझाऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो धारा 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और हाई कोर्ट तब जो है ये जो है रीट्स जारी करते हैं, ये सारे जो रीट्स के नाम है ये याद रखेंगे हम, और इससे वो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये समस्त जो नाम बताया जा रहा है यह हमारे मौलिक अधिकार को बचाने के लिए ये सारे रास्ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, अन्य विषयों से संबंधित विवाद, और भी किन किन विषयों से संबंधित जो विवाद है वो हाई कोर्ट में होते हैं। तलाक, ठीक है ना, विवाह विधि, वसीयत, नाबालिग और पागलों की संपत्ति के संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। याद रखेंगे, यहाँ पर तलाक से संबंधित कोई विषय हो, विवाह की विधि से संबंधित हो, या वसीयत हो, वसीयत आप जानते हैं, नाबालिग और पागलों की संपत्ति जो है, अगर कोई नाबालिग है और या पागल है और उसके पास संपत्ति है तो उसे किस तरह से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सब उच्च न्यायालय देखता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पर आप लिख लेंगे 4 नंबर, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एपेलेट जुरिस्डिक्शन। क्या कहेंगे, एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध निम्नलिखित अपीलें सुन सकता है। उच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार है। अब ये किस तरह के अपील सुनता है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ देखें आप लोग किस तरह के अपील सुनता है। निम्नलिखित अपीलें सुन सकता है। दीवानी अपीलें। अब दीवानी अपीलें क्या है, वे सारे अपील जो 5,000 धनराशि और कभी कभी 20,000 रुपये से ज़्यादा की धनराशि से संबंधित अभियोग
में जिला न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना, ये कोई ऐसा फैसला सुनाया है जो फैसला जो मुकदमा 5,000 धनराशि से लेकर 20,000 धनराशि तक के बीच का है, तो उस फैसले से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट उस अपील को अवश्य ही सुनता है। उसके बाद हम देखेंगे फौजदारी अपीलें, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे हम लोग फौजदारी अपीलें। किसी न्यायाधीश द्वारा किसी अभियुक्त को प्राण दंड देने पर या 4 वर्ष से ज़्यादा कारावास देने का निर्णय जिला न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुन सकता है। अब याद रखिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वह जो जिला न्यायालय है वह अगर किसी व्यक्ति को 4 वर्ष से ज़्यादा का कारावास दे दिया है या उसे प्राणदंड दे दिया है तो उसी को मान्यता नहीं है। हम चाहे तो अगर हमें प्राणदंड मिला है या 4 साल की कारावास मिली है तो हम इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वो अपील फौजदारी मामला कहलाता है। उसके बाद हम चलेंगे अन्य अपीलें। अब देखिए यहाँ अन्य अपीलें क्या है। बिक्री कर मतलब सेल टैक्स, किसी वस्तु को हम जब बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स का मामला होता है, आयकर इनकम टैक्स का जो मामला है, अन्य कर अन्य किसी भी प्रकार का जो टैक्स है, उत्तराधिकारी मतलब किसी के संपत्ति का वारिस कौन होगा यह जानना, संरक्षण, दिवालियापन, किसी संपत्ति का जो दिवालियापन है, उस सभी विषय से संबंधित फैसले उच्च न्यायालय को पुनरावलोकन का अधिकार है। ये सारे जो मामले हैं वो अगर किसी कोर्ट में फैसला सुना भी दिया गया है तो इन मामलों को पुनः जो है पुनरावलोकन मतलब पुनः हाई कोर्ट में हम इसके लिए अपील कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रशासकीय अधिकार, वह अपने अधीनस्थ न्यायालय, ये 5 नंबर पॉइंट होगा है ना, प्रशासकीय अधिकार, वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यप्रणाली से संबंधित नियम बना सकता है। मतलब अपने से नीचे जो न्यायालय है, तो इसके नीचे कौन, हाई कोर्ट के नीचे जो सारे न्यायालय हैं जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाँ ये जो छोटे न्यायालय हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जा रहा है। ये अपने इनके कार्य प्रणाली से संबंधित नियम बनाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय से उनके आवश्यक पत्रों की जांच के लिए मांग की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय जो है उनके आवश्यक पत्रों की जांच के लिए मांग की जा सकती है। जो छोटे छोटे न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट के अंतर्गत जो न्यायालय है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो है, वहाँ के पत्रों की जांच, वहाँ के केसेस की जांच के लिए हाई कोर्ट मंगवा सकता है। उसके बाद आप देखें, वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति एवं सेवा शर्तें निश्चित करता है। वो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, जिला न्यायाधीश मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं उसकी नियुक्ति और उनकी पदोन्नति मतलब उनका प्रमोशन या उन्हें पद से हटाना, ये सारी शर्तें जो है वो हाई कोर्ट देखता है। उसके बाद हम देखेंगे वह अपने अधीन न्यायालयों के न्यायाधिकरण का निरीक्षण कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को वकीलों, शपथ आयुक्त, क्लर्कों का शुल्क निर्धारित कर सकता है। उनका ये भी काम है कि जो नीचे के न्यायालय हैं, जो उनके अंतर्गत जो न्यायालय आते हैं, उनका न्यायाधिकरण क्या होगा, उनका वो निरीक्षण करता है, मतलब किस तरह से कार्य करते हैं उनका निरीक्षण करता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के जो वकील होते हैं, जो वहाँ शपथ दिलाने वाले होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, उनका शुल्क, उन्हें कितना शुल्क दिया जाना चाहिए या वो कितना शुल्क देंगे, ये भी वो निर्धारित कर सकता है हाई कोर्ट। उसके बाद देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। नंबर 6 जो पॉइंट है, अभिलेख न्यायालय, इसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, अंग्रेजी में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो संविधान की धारा 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इस न्यायालय के फैसलों को उसके अधीनस्थ न्यायालयों में उदाहरण या नज़ीर के रूप में पेश किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय अगर किसी मुकदमे में कोई फैसला सुना दिया है तो उस फैसले को जो उसके अधीन न्यायालय है, जो नीचे वाले कोर्ट हैं, जैसे जिला न्यायालय जो है, जिला का जो कोर्ट है, तो वो एक
एक नज़ीर के रूप में रखते हैं, मतलब कि उसी के आधार पर जब वो फैसला कभी सुनाएंगे तो उसको जो है सामने रख कर उसको देख कर ही फैसला सुना सकते हैं कि ऐसे केसेस में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, तो वैसा केस अगर अधीनस्थ न्यायालय में आता है तो उसी तरह का फैसला वो दे सकता है। इसे नज़ीर कहते हैं। और ये नज़ीर जो है, ये हाई कोर्ट का नज़ीर जो है, यह अधीनस्थ न्यायालयों को, नीचे के सारे न्यायालयों को, हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों को रखना पड़ता है। इसे अभिलेख न्यायालय, मतलब कि ये एक नज़ीर बन गया। उन्होंने जो फैसला दिया वो एक नज़ीर था। उस नज़ीर को छोटे जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो सजा कर रख दिए। जब उस तरह के मुकदमे उनके कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट ने ऐसे समय में क्या फैसला दिया था उसको देख कर ये लोग फैसले करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे उच्च न्यायालय को अपने मानहानि से संबंधित अभियोगों को स्वयं सुनने का अधिकार है। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि किसी प्रकार से उनके फैसले की अवमानना की गई है या उन्हें नहीं माना गया या मानहानि उनका किया गया, उनके मान सम्मान से संबंधित अगर कोई अभियोग है, प्रश्न है, तो हाई कोर्ट स्वयं उसकी सुनवाई कर सकता है। तो ये भी उनके क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। हमने इसकी व्याख्या कर दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अफरोज़ एकेडमिक सेंटर को देखने के लिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के व्याख्या पाने के लिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल से प्यार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।